नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 हिस्ट्री DC1 का जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। DC1 का जो है एक प्रश्न और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग DC2 का सारा प्रश्न जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, भूमि सुधार अस्थायी बंदोबस्त पर एक निबंध लिखें। इससे पहले साथियों हमने 11 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भूमि सुधार अस्थायी बंदोबस्त क्या था। सबसे पहले आपको आंसर देना है परिचय। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1886 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अगर हम बात करें अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था भारत में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। उसके बाद भारत आने के बाद इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, परमानेंट सेटलमेंट। इससे पहले 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने भूमि सुधार एवं राजस्व को वसूली करने के लिए इजारेदारी प्रथा को शुरुआत किया था। इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दे दी जाती थी, किंतु इस व्यवस्था से कंपनी को ज्यादा लाभ नहीं हुआ। इससे किसानों एवं जमींदारों को भी लाभ नहीं हुआ। अगर हम बात करें 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने भूमि सुधार एवं राजस्व को वसूली करने के लिए इजारेदारी प्रथा को लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई, यानी किसी भी भूमि को देने के बाद वहाँ पर जो है टैक्स को लागू किया जाता था 5 वर्षों के लिए। ठेकेदारी व्यवस्था में इस प्रकार से था कि जो भूमि का बिक्री करना होता था तो वहाँ पर जो है कंपनी के अधिकारियों द्वारा उस भूमि की बोली लगवाई जाती थी, और जो सबसे अधिक बोली लगाता था उन्हीं को जो है उस भूमि को दे दिया जाता था कृषि करने के लिए, है ना। तो ठेकेदारी व्यवस्था बेसिकली एक ऐसा व्यवस्था था जहाँ पर 5 वर्षों के लिए सबसे ऊंची बोली लगवाई जाती थी उस भूमि का, और जो सबसे अधिक ऊंची बोली लगाता था उन्हें जो है उस भूमि को दे दिया जाता था। इस व्यवस्था से जो है ना ही कंपनी को लाभ हुआ, ना ही जमींदारों को लाभ हुआ, ना ही किसानों का लाभ हुआ, बल्कि इन तीनों को बहुत अधिक घाटा हुआ। उनकी स्थिति पहले की तुलना में अत्यंत दयनीय हो गई और कंपनी को भी अत्यधिक घाटा लग रही थी। यानी पहले जो किसानों की स्थिति थी, जमींदारों की स्थिति थी, पहले की तुलना में और अधिक खराब हो गया इजारेदारी व्यवस्था के कारण। तो इस प्रकार से जो है कंपनी ने देखा कि इजारेदारी व्यवस्था से लाभ नहीं हो रहा है, जिसके बाद कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा ताकि भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जा सके। जिसके कारण कंपनी ने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए कॉर्नवालिस को भेजा। इन्होंने भूमि सुधार एवं लगान वसूली करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त को लाया। जब कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया तो इन्होंने भूमि सुधार एवं लगान वसूली के लिए अस्थायी बंदोबस्त को लाया था, ताकि यहाँ पर कंपनी की स्थिति को बेहतर किया जा सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त क्या था। तो हेडिंग बनाना है आपको अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि सुधार एवं लगान की वसूली के लिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लाया था। अस्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच भू राजस्व यानी कि टैक्स को वसूलने का एक अस्थायी व्यवस्था था। आपसे अगर पूछा जाए कि अस्थायी बंदोबस्त क्या था, परमानेंट सेटलमेंट क्या था, तो यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? ताकि भारत में जो भूमि है अंग्रेजों के अधीन, उस भूमि से लगान वसूला जाए। उस भूमि से जो है लगान वसूलने का जो तरीका था उन्हें ही अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया था, तो 1793 ईस्वी में जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के आधार पर जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया और किसानों को जो है उनके अधीन कर दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया, यानी भूमि का स्वामी जो है जमींदारों को बना दिया गया। पहले जो कुछ रैयतों, कुछ किसानों के पास भूमि था, उनके भूमि को लेकर और सारा भूमि जो है जमींदारों को दे दिया गया, और इस प्रकार से जो है जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया, वास्तविक स्वामी बना दिया, और जो है अब किसानों को जमींदारों के अधीन कर दिया गया।
अब पूरी तरह से किसानों पर जो है जमींदारों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जमींदारों को एक निश्चित समय पर भू राजस्व को चुकाना होता था। तय किया गया समय पर राजस्व को न चुकाने पर जमींदारी व्यवस्था को नीलाम कर दिया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त एक ऐसा व्यवस्था था जहां पर जो है जमींदारों को एक निश्चित समय पर कंपनी को भू राजस्व को चुकाना होता था। अगर कोई जमींदार निश्चित समय पर आनी कंपनी द्वारा जो तय किया गया समय उस समय पर राजस्व को चुकता नहीं करता था तो ऐसे स्थिति में जमींदार के जमींदारी व्यवस्था को नीलाम करा दिया जाता था, यानी कि अब उस जमींदार के भूमि का बोली लगवाया जाता था और सबसे अधिक जो बोली बोलता था, सबसे अधिक रकम जो देने के लिए तैयार होता था, उनको जो है वह सारा जमीन दे दिया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त में कंपनी का किसानों से कोई संबंध नहीं होता था। कंपनी जमींदारों से प्रत्येक वर्ष निश्चित समय पर भू राजस्व को लेता था। अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, तो अस्थायी बंदोबस्त में जो है कंपनी का किसानों से कोई संबंध नहीं था, है ना। कंपनी जो है जमींदारों से प्रत्येक वर्ष निश्चित समय पर भू राजस्व को लेता था। कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसान जमींदारों को समय पर भू राजस्व दे रहा है या नहीं दे रहा है। जमींदारों को जो है कंपनी के खाते में प्रत्येक वर्ष निश्चित समय पर भू राजस्व को जमा कराना होता था, जिसके कारण ही जमींदारों का अत्याचार किसानों पर अत्यधिक बढ़ गया। जब कंपनी द्वारा जमींदारों को यह कहा गया कि तुम्हें जो है निश्चित समय पर भू राजस्व को चुकाना होगा, ऐसे स्थिति में जो है जमींदारों का अत्याचार किसानों पर पहले से अधिक बढ़ गया। पहले से अधिक क्यों बढ़ा? पहले से अधिक इसलिए बढ़ा क्योंकि अब जो है जमींदारों द्वारा किसानों से समय पर भू राजस्व लिया जाने लगा। चाहे कृषि हो या ना हो, किसानों को जो है भू राजस्व देना पड़ता था। ऐसे स्थिति में कई बारी किसानों का जो है कृषि नहीं होता था, तो ऐसे स्थिति में किसानों का जो है निजी संपत्ति को भी छीन लिया जाता था, है ना। उनके घर, उनके जाल माल, उन सभी चीज़ों को छीन लिया जाता था जमींदारों द्वारा और उस जमीन को जो है किसी अन्य किसान को जमींदार दे देता था। तो इस प्रकार से जो है अस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों का अत्याचार किसानों पर पहले से अधिक बढ़ गया। जमींदारों का किसानों पर अत्याचार का कारण यह था कि कंपनी द्वारा जमींदारों को निश्चित समय पर लगान चुकाने के लिए तय किया गया था, जिसके कारण जमींदारों द्वारा किसान से एक निश्चित समय पर भू राजस्व की वसूली करता था। जैसे हमने आपको बताया है, चाहे कृषि हो या ना हो, किसानों को एक निश्चित समय पर जमींदारों को लगान देना होता था। लगान न देने पर जमींदारों द्वारा उनकी निजी संपत्ति को भी छीन लिया जाता था और उसके भूमि को भी किसी अन्य किसानों को दे दिया जाता था। इस प्रकार से जमींदारों का किसान पर अत्याचार और शोषण बढ़ा। जैसे कि हमने आपको बताया है ना, जब कोई किसान का कृषि नहीं होता था तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें भू राजस्व को जमींदारों को देना होता था। अगर कोई किसान समय पर भू राजस्व को जमींदारों को नहीं देता था तो ऐसी स्थिति में जमींदारों द्वारा उनके निजी संपत्ति को छीन लिया जाता था, उनके घर, उनके जाल माल को छीन लिया जाता था और उस भूमि को जो है किसी अन्य किसानों को दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है जमींदारों का किसानों पर अत्याचार पहले से अधिक बढ़ा। अब हम लोग जानते हैं साथियों कि अस्थायी बंदोबस्त के क्या लाभ थे। अस्थायी बंदोबस्त के लाभ को कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, जो इस प्रकार से है। पहला, अस्थायी बंदोबस्त से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को हुआ क्योंकि उन्हें भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया और किसानों को जो है उनके अधीन कर दिया गया। जमींदारों का अधिकार वंशानुगत कर दिया गया। जब तक वह लगान निश्चित समय पर चुकाता रहता तब तक भूमि पर जमींदारों का अधिकार प्राप्त रहता। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त में सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? तो सबसे अधिक लाभ जो है जमींदारों को हुआ, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा भूमि का जो वास्तविक मालिक था, जो स्वामी बना दिया गया, वो जो है जमींदारों को बनाया गया और यहाँ पर जो है किसानों को जमींदारों के अधीन कर दिया गया, है ना। पहले जो रैयतों, जो किसानों के पास अपना कुछ निजी भूमि था, उस भूमि को लेकर और सारा भूमि जमींदारों को दे दिया गया और यह कहा गया कि जो भूमि आपको कृषि के लिए लेना है वह जमींदारों से ले सकते हो। तो इस प्रकार से जो है जमींदारों को यहाँ पर सबसे अधिक लाभ मिला, क्योंकि जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया और यह जो है वंशानुगत रूप से चलता रहा। यानी कि अगर किसी जमींदार में किसी पिता का मृत्यु भी हो जाता है तो उनका जो पुत्र है फिर वह जो है जमींदारी व्यवस्था को संभाल सकता था, है ना। तो यह वंशानुगत कर दिया गया था, जिसके कारण जो है जमींदारों द्वारा कंपनी को राजस्व समय पर चुकाने के लिए किसानों पर पहले से अधिक अत्याचार और शोषण करने लगा। कंपनी को जमींदारों द्वारा लगान की निश्चित राशि देने के लिए तैयार हो गया। लगान न देने पर भूमि बेचकर वसूल किया जा सकता था। कंपनी को जो है जमींदारों ने यह कहा कि आपने जो लगान को लागू किया है
उस लगान को हम जो है आपको समय पर चुकाएंगे। लगान की राशि निर्धारित हो जाने से जमींदार वर्ग कृषि की ओर विशेष रूप से ध्यान देकर कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया। इससे जमींदारों को कंपनी से अधिक लाभ हुआ, क्योंकि जितना रकम कंपनी द्वारा तय किया गया था उससे अधिक जमींदार बचत कर लेता था। इस प्रकार से अस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को अधिक लाभ हुआ। अस्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदारों को सबसे लाभ अधिक इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी द्वारा एक निश्चित रकम को तय किया गया था और यह रकम को जो है कंपनी कुछ वर्षों तक नहीं बढ़ा सकता था। ऐसे स्थिति में जमींदारों ने कृषि की ओर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया और वहां पर उपज को बढ़ाया, और जब उपज वहां पर अधिक बढ़ा तो वह कंपनी को रकम चुकता कर देता था। उसके बावजूद भी जो है जमींदारों को बहुत अधिक रकम बच जाता था। चौथा, अस्थायी बंदोबस्त से ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हुए। अब ये लोग एक दूसरे के सहयोगी बन गए, जिसके कारण ही किसानों का शोषण दोनों ने मिलकर किया। अगर हम बात करें अस्थायी बंदोबस्त से, तो अस्थायी बंदोबस्त ने ब्रिटिश कंपनी और जमींदारों के बीच अच्छे संबंध स्थापित कर दिए। अब जो है जमींदार और कंपनी एक दूसरे का सहयोगी बन गया, जिसके कारण जो है जमींदारों और कंपनी ने मिलकर किसानों का शोषण किया, उन पर अत्याचार किया। पांचवा है, अस्थायी बंदोबस्त से लगान 10 वर्षों तक नहीं बढ़ाई जा सकती थी, जिससे जमींदारों को अत्यधिक लाभ हुआ, क्योंकि कृषि का उपज अधिक होने पर भी कंपनी टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था, जिसके कारण कंपनी को लगान चुकाने के बाद जो बचत होता था वह जमींदार रख लेता था। यहाँ पर जो आपको महत्वपूर्ण बात समझनी है वो यह समझनी है कि जमींदारों को सबसे अधिक लाभ कैसे हुआ। तो अस्थायी बंदोबस्त में लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया था कि 10 वर्षों तक आपसे इतना ही टैक्स लिया जाएगा, जिससे जो है जमींदारों को यहाँ पर अत्यधिक लाभ हुआ। लाभ इस प्रकार से हुआ कि इन्होंने कृषि के उपज को बढ़ा दिया। जब कृषि का उपज अत्यधिक बढ़ गया तो ऐसे स्थिति में कंपनी को जो है इन्होंने टैक्स आसानी से चुकता कर दिया, और कंपनी को टैक्स चुकता करने के बावजूद भी जमींदारों के पास जो है बहुत अधिक रकम बच जाता था। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब कृषि का उपज अधिक हो जाता था उसके बावजूद भी जमींदारों पर जो है कंपनी टैक्स का वृद्धि नहीं कर सकता था। छठा है, अस्थायी बंदोबस्त से ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के बीच संपर्क बढ़ा, जिसके कारण जो है इन दोनों के बीच संबंध बेहतर हुआ। यही कारण है कि जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होता था तो उसको कुचलने में जमींदार भी अंग्रेजों का साथ देता था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के बीच जो है संपर्क बढ़ा, जिसके कारण जमींदारों और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच जो है संबंध बेहतर हुआ, यानी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। यही कारण है कि जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह करता था भारतीय जनता, तो ऐसे स्थिति में जो है उनको कुचलने में जमींदार भी अंग्रेजों का साथ देता था, ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देता था। उसके बाद हम लोग जानते हैं साथियों कि अस्थायी बंदोबस्त के आखिर दोष क्या थे। तो अस्थायी बंदोबस्त के हानियां या दोष कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, जो इस प्रकार से है। पहला था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों और कंपनी के बीच समझौता था, लेकिन किसानों पर उनका अत्याचार अधिक बढ़ा। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के द्वारा जो है जमींदारों और कंपनी के बीच समझौता स्थापित हो गया था। ऐसे स्थिति में जमींदार अगर कभी टैक्स का चुकता नहीं भी कर पाता था तो ऐसे स्थिति में जो है उनके जमींदारी व्यवस्था नीलाम नहीं होता था, लेकिन किसानों पर इनका अत्याचार अधिक बढ़ गया, क्योंकि जब किसान निश्चित समय पर भू राजस्व को चुकता नहीं करता था तो जमींदारों द्वारा जो है उनके जमीन को छीन लिया जाता था, उनके जो है निजी संपत्ति को छीन लिया जाता था, है ना। तो इससे जो है किसानों पर अत्यधिक अत्याचार बढ़ा। दूसरा, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से किसानों का भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहा। जमीन पर वह केवल कार्य कर सकता था। जमीन का वास्तविक मालिक जमींदारों को बना दिया गया था, जिसके कारण जमींदार किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से जो है किसानों का भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। जो किसान था ना, वह केवल भूमि पर कार्य कर सकता था, और वो भी कार्य करता था तो उसके बदले जमींदारों को टैक्स देना पड़ता था। तो इस प्रकार से जो है अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया और किसानों को जमींदार के अधीन कर दिया गया। उस जमीन पर किसान केवल कार्य कर सकता था, उसके बदले भी उन्हें टैक्स देना होता था। तो इस प्रकार से जो है जब जमींदारों का अधिकार भूमि पर हो गया तो जमींदारों द्वारा किसानों पर तरह तरह के अत्याचार और शोषण करते थे। तीसरा है, इस नई व्यवस्था से दिन प्रतिदिन किसान गरीब होते चले गए। गरीब किसानों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था जिससे उनके संरक्षण प्राप्त हो, जिसके कारण ही जमींदारों ने किसानों का शोषण करके धनवान बन गया और किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई।
यानी कि जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ऐसी स्थिति में जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया। जब इन्हें वास्तविक मालिक बना दिया तो इनके द्वारा जो है दिन प्रतिदिन किसानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। गरीब किसान जो है दिन प्रतिदिन गरीब होते चले जा रहे थे। गरीब इसलिए हो रहे थे क्योंकि किसान का अगर कृषि ना भी हो तो उन पर जो है दबाव बनाकर जमींदारों द्वारा भू राजस्व को ले लिया जाता था। चाहे कृषि हो या ना हो, चाहे फसल नष्ट हो गया हो, कभी बाढ़ आ गया हो, इससे जमींदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसानों पर जो तय किया गया था राजस्व, उसको जो है समय पर चुकता करना होता था। अगर निश्चित समय पर किसान जमींदारों को टैक्स को चुकता नहीं करता था तो ऐसे स्थिति में जमींदार उस किसान के जमीन को छीन लेता था और उनके निजी संपत्ति को भी छीन लेता था, है ना। तो इस प्रकार से जो है किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई, जबकि यहाँ पर जो है जमींदार किसानों का शोषण करके दिन प्रतिदिन धनवान होता चला गया, यानी कि अमीर होता चला गया। यहाँ पर एक बात और आपको जो समझनी है वो ये है कि किसानों के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। चाहे कितना भी अत्याचार उन पर करे जमींदार, उनके संरक्षण के लिए जो है कोई भी कानून व्यवस्था नहीं बनाया गया था। यही कारण है कि जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार बहुत अधिक किया, किसानों का शोषण बहुत अधिक किया, जिसके कारण ही किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती चली गई। चौथा है स्थायी बंदोबस्त से सरकार को भी हानि हुआ, क्योंकि इस व्यवस्था में एक निश्चित लगान को तय किया गया था। ऐसे में अधिक उपज होने पर कंपनी लगान में वृद्धि नहीं कर सकता था। जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि अस्थायी बंदोबस्त से जो है सबसे अधिक जमींदारों को लाभ हुआ, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को भी हानि हुआ। क्यों हानि हुआ? क्योंकि इस व्यवस्था में जो है एक निश्चित लगान को तय किया गया था। 10 वर्षों के लिए तय किया गया था कि जमींदारों को इस भूमि के लिए इतना रकम को चुकता करना है। लेकिन जब कभी उस भूमि में उपज अधिक होता था तो ऐसे स्थिति में कंपनी जो है उस भूमि पर लगान में वृद्धि नहीं कर सकता था, तो इस प्रकार से कंपनी को यहाँ पर घाटा लगा। पांचवा और अंतिम है, शुरू में जमींदार वर्ग भी इस व्यवस्था से प्रभावित हुआ, क्योंकि ऊंची बोली लगाकर वह भूमि तो अन्य जमींदारों से ले लेते थे, किंतु समय पर सरकार को निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, जिससे उस भूमि का जमींदारी व्यवस्था को नीलाम कर दिया जाता था। जमीन से वंचित करके पुनः उस भूमि को दूसरे जमींदारों को दे दिया जाता था।